सत्य ही ईश्वर है। So good morning to all. Today we are going to start with the chapter The Philosophy of the Constitution. Today I will be giving you the explanation of this chapter, and I am Satyen Singh Bhadoria of class 11th D, and I am going to explain you this chapter. And I would like to thank my social science, history and political science teacher Dr. Sunita Bhadoria for giving me the opportunity to explain the chapter The Philosophy of the Constitution with you. So let us start with the chapter. So we have studied some important provisions of our constitutions, and how it worked for 70 years. कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे काम किया इन 70 सालों में हमने ये देखा, और कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा था। तो लीडर्स को ऐसा क्यों लगा नेशनल मूवमेंट के बाद कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश रूल के, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्यूचर जनरेशन के व्यूज से बनाया था। क्यों बनाया था और किस लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, क्या उसमें मोरल कंटेंट थे, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज मेंट बाय फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी का सीधा मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेसली मीन्स हम उसे इंटरप्रिटेट करते हैं अपने हिसाब से कि कैसा क्या है इस चीज़ में। कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे देखते हैं, उसे हम फिलॉसफी कहते हैं। एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम बात करेंगे कि हमने जो बुक जिसने बनाई है एनसीईआरटी, उनके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉ से ही नहीं बनता है, और अगर हम किसी से भी बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ लॉज होता है, कोई भी मानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉज से बना होता है, उसमें वैल्यूज़ और मोरालिटी होती ही नहीं है। वैल्यूज़ और मोरालिटी अलग चीज़ होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बस लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं होती है, उसमें कोई मोरालिटी नहीं होती है। इट इज़ ट्रू दैट ऑल लॉज डू नॉट हैव मोरल कंटेंट। ये सही बात है कि सारे लॉज के पास मोरल कंटेंट नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लॉज जो होते हैं उनके साथ वैल्यूज़ कनेक्ट होती हैं। लॉ माइट जो लॉ होता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जो लॉ होता है वो डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड एनीथिंग। सो सच अ लॉ, ऐसे लॉ को हम कहते हैं आइडिया ऑफ इक्वालिटी, एंड दिस वी कनेक्ट बिटवीन द लॉ एंड द मोरल वैल्यूज़। अगर हम बात करें कि जो लॉ है दैट कैन हैव द मोरल वैल्यूज़, सो द अबव स्टेटमेंट वाज रॉन्ग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली कंसिस्ट ऑफ लॉज। No, the constitution consists of laws as well as the law consists of the values and the morality. They are together, they work with together. Constitution is not only a legalistic document, it has a political philosophic approach. So we can say that a constitution, एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है जो लॉ कंटेन करता है, लेकिन मोरल वैल्यूज़ भी कंटेन करता है। इट कैन नॉट बी लुक्ड ओनली थ्रू अगर हम इसे लीगलिस्टिक व्यू से देखें, लीगलिस्टिक सेंस से देखें, तो ये सिर्फ एक रूल्स है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें रूल्स देता है वैल्यूज़ के साथ, उन वैल्यूज़ को भी हमें फॉलो करना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट विच डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोरल प्रिंसिपल्स को सेट करता है और एक ऐसी सेंस बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखने की मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द सर्टेन मोरल वैल्यूज़, और हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी को अडॉप्ट करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, तीन बातें हमारे दिमाग में आती हैं फॉर द पॉलिटिकल फिलॉसफी टू अडॉप्ट द पॉलिटिकल फिलॉसफी। फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर, मीन्स जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा कि किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, प्रॉपरली उसे समझना होगा। दूसरा कोहेरेंट विजन ऑफ अ सोसाइटी एंड पॉलिटी, तो हमें ये समझना होगा कि जो हमने ये आर्टिकल्स जो प्रोविजंस बनाए हैं, हम उन्हें वाई हमने उसे क्यों बनाया, किस लिए बनाया। फॉर द एग्जांपल अगर हमने रिजर्वेशन की लॉ बनाया था तो हमने 10 साल के लिए बनाया था फॉर द सोशली बैकवर्ड क्लासेस।
बट उससे हम आगे फॉरवर्ड करते गए और 70 ईयर्स से वो चलता ही आ रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट प्रॉपरली चेंज्ड इट, बिकॉज हमें लगा कि हमें अपनी सोसाइटी के जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें देना चाहिए, तो हमने इसे कंटिन्यू रखा। रीड इन कंजक्शंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स होते हैं, और हम जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसे एक ऐसे अप्रोच से बनाया था कि पूरी जो सोसाइटीज़ एंड डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं वो एक साथ जुड़े रहें, एज वेल एज हम पूरी कंट्री को एक साथ लेके चलते रहें। इसलिए पॉलिटिकल फिलोसफिक अप्रोच इज़ नेसेसरी फॉर एवरीथिंग। सो अगर हम बात करें वाई फिलोसफिकल अप्रोच, तो एक जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो नेसेसरी होती है मोरल कॉन्टेक्स्ट के लिए। हम मोरल जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो हेल्प करता है डिसएग्रीमेंट्स को रिमूव करने में, रिजॉल्व करने में। तो जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो वैरायटी ऑफ वेज में इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, और उससे अपने हम मैनिपुलेट करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट हमें जो वी मस्ट असेस वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स एंड मैनिफेस्टेशन अदर, मीन्स हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया हैं, उन्हें ऐसे यूज़ करना चाहिए, उनकी फिलॉसफी को समझना चाहिए टू यूज़ देम। ओके, सो अगर हम बात करें जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1947 में, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था पोस्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसे हम पीस कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसकी प्रीएम्बल लिखी है, वी द जापानीज पीपल डिज़ायर पीस फॉर ऑल टाइम एंड आर डीपली कॉन्शियस ऑफ द हाई लेवल आइडियल्स कंट्रोलिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। सो इसमें बोला गया है कि जो हम जापानीज़ पीपल हैं वो हम डिज़ायर करते हैं, हम चाहते हैं कि पीस हो हर जगह, बिकॉज ह्यूमन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने के लिए पीस एक आइडियल है। और जो फिलॉसफी है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की वो आइडियल पे बनी है पीस के। अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें लिखा गया है कि अराइजिंग सिंसियरली टू एन इंटरनेशनल पीस, मीन्स हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, वी विल फॉरवर्ड फॉर द पीस इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द एम ऑफ द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, लैंड सी एयर फोर्स एज वेल एज वॉर पोटेंशियल विल नेवर बी मेंटेन। मीन्स वो कभी भी लड़ाई का सामान, मीन्स लैंड पे, सी पे, एयर पे, वो कभी भी फायरिंग मीन्स वॉर का सामान यूज़ नहीं करेंगे। दिस शोज़ दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनकी थिंकिंग क्या थी कि वो पीस बनाना चाहते थे पूरी कंट्री में। So this was the part 1, means this was the topic 1 which we have discussed. Now let us move to the second topic, which is कॉन्स्टिट्यूशन एज अ मीन ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले हमें इस टॉपिक को समझना होगा कि ये टॉपिक कह क्या रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक मीन होता है, मीन्स एक ज़रिया होता है, मीन्स जो लोग होते हैं, जो कॉमन पीपल होते हैं, उनको एम्पावर करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। किन दो वे में ये एम्पावर करता है, उन दो वेज को हम पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा माध्यम बनता है डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का, लोगों को एम्पावर करने का। सो अगर हम बात करें कि आज के समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट्स की पावर को, गवर्नमेंट की पावर को, लेकिन कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि आज के जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो पावरफुल हैं, तो ऐसा देखा जा सकता है कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, लोगों को फोर्स भी कर सकते हैं। तो जो हम बात करें इंस्टीट्यूशंस, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो बनाई किस लिए जाती हैं, फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री। लेकिन कभी कभार वो अगर पावर का मिसयूज़ करने लगे, उनको गलत वे में इस्तेमाल करने लगे, तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द कम्युनिटीज़ एज वेल एज द ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रूल्स बनाता है, बेसिक रूल्स बनाता है, ताकि जो स्टेट्स है वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना बने, ना टेरानिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना बने, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमेशा चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाता है, पावर शेयरिंग का सिस्टम बनाता है फॉर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस।
एंड अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पीसफुलनेस प्रोवाइड करता है, मीन्स शांति बनाए रखता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करता है स्पेशली इन कोलोनाइज पीपल। इफ़ आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल कि जब इंडिया एक कोलोनाइज कंट्री था तो इंडिया के लोगों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी, ऑल द पावर वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो उसकी वजह से क्या होता था कि हम लोग प्रॉपर कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन जब से डेमोक्रेटिक 1947 से जब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, लोग एम्पावर हुए हैं और लोगों ने अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन किया। तो अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस एंड एम्बॉडी द फर्स्ट रियल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कॉमन पीपल को, लोगों को अपनी पावर्स, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को यूज़ करने का एक माध्यम बनता है, सेल्फ डिटर्मिनेट बनाता है हर एक इंसान को, मीन्स मतलब अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है, आत्मनिर्भर। अकॉर्डिंग टू नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो डिमांड थी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए, अगर हमें कंट्री का डेवलपमेंट चाहिए, कलेक्टिव डिमांड्स को पूरा करना है, तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए होगी, जिसके इलेक्टिव जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके पास राइट होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएंगे फॉर द पीपल। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर की कोई कंट्री, बाहर की कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगी। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो सिर्फ एक लोगों की गैदरिंग नहीं होगी, लॉयर्स की गैदरिंग नहीं होगी, एक बॉडी ऑफ पीपल नहीं होगी, वो एक कंट्री को, एक नेशन को आगे ले जाएगी, एक नेशन को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कि सारे लोग तो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते थे, तो जो लोग हैं वो लोगों को रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो अपने हिसाब से, अपनी तरीके से बनाएंगे फॉर द कंट्री। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिज़ाइंड टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हैराकीज, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था वो सोशल हैराकीज, जो पुरानी समय से रीतियाँ चली आ रही हैं, उनको तोड़ने के लिए बनाया गया था, फ्रीडम लाने के लिए बनाया गया था, इक्वालिटी लाने के लिए बनाया गया था, और जस्टिस लाने के लिए बनाया गया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक मेजर रोल प्ले किया था फॉर द नेशनल यूनिटी। और अगर हम बात करें कि आर्किटेक्ट्स जो थे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, यहाँ पर 5 दिए गए हैं, और भी आर्किटेक्ट्स थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की नींव रखी, बेस रखा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशंस एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल इन पावर बट टू एम्पावर दोज। मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका ये अप्रोच होता है कि लोगों की पावर ही मत रोक देना, लेकिन ऐसे लोग जिन्हें हम छोड़ के आ रहे थे कई समय से, दलित्स, SC STs, जिन्हें हम पीछे छोड़ के आ रहे थे, उनको साथ लेके चलना, और वनरेबल जो पीपल हैं उनके कलेक्टिव गुड्स के लिए उन्हें पावर देना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इन लोगों के लिए पावर, मीन्स इन लोगों को पावर देता है ताकि वो भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर सके, मीन्स अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑल आर इक्वल। एंड इफ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 75 ईयर्स बैक बनाया गया था, और ये जो बुक थी वो 20 ईयर्स बैक लिखी गई थी। तो अगर हम बात करें कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस के, पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, हमें पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहिए, लीगल के बारे में जानना चाहिए, तो हम अपनी हिस्ट्री को क्यों देख रहे हैं, हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, क्या क्या डिबेट्स हुई थी पार्लियामेंट में, और ये जो सारा काम है वो तो हिस्टोरियंस का होता है। और हम जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें पढ़ना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। तो वाई वी आर गोइंग बैक टू द हिस्ट्री एंड सीइंग द हिस्ट्री, इसका सीधा एक जवाब है कि अमेरिका, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन 200 साल पहले लिखा गया था, लेट 18th सेंचुरी में, 1750s के समय पे,
लिखा गया था, अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और 21st सेंचुरी की बात करें तो उन दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलॉजिकल बन जाता है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी चला आ रहा है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए इतने साल नहीं हुए हैं, हमारी हिस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है। 75 ईयर्स बैक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी वैल्यूज़ आज भी हम उठाकर चल रहे हैं और अपना देश को आगे बढ़ा रहे हैं फॉर द नेशनल यूनिटी। हिस्ट्री ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ स्टिल वेरी मच हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। अगर हम बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो उसकी हिस्ट्री को अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो वो आज भी प्रेजेंट हम मान सकते हैं, हम उसे पास्ट नहीं मान सकते। हम अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को पास्ट मानेंगे क्योंकि वो अब बिल्कुल इलॉजिकल हो गया है। अगर हम बात करें, हमने अपने रियल पॉइंट्स को भूल गए हैं कि हमारा जो लीगल और जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस थी हम क्यों कर रहे हैं। हमने इन जो लीगल चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, प्रोविजंस हैं, हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने उनके बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं है कि किस लिए बनाए गए थे। दीज रीजन्स नाउ स्लिप्ड इनटू द बैकग्राउंड, मीन्स जो ये कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको आज भी हम करंट जो हमारे काम के नहीं है उन्हें आज भी हम अपने प्रैक्टिसेस में कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो रिजर्वेशन था जब बनाया गया था तब जो सोशल बैकवर्ड क्लासेस थे, तब हमारा देश आज़ादी हुआ था, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड क्लासेस थी उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने उन्हें 10 साल का टाइम दिया था कि वो 10 साल में अपना स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। लेकिन धीरे धीरे करते हुए 10 साल बढ़ते हुए जो ये स्कीम थी रिजर्वेशन की वो आज भी चलती आ रही है और आज कोई इसे ख़त्म करने के लिए बोलता नहीं है। अगर अच्छा चल रहा है तो ठीक है, ये हार्मलेस है, लेकिन जब इन प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया जाता है, इन प्रिंसिपल्स को दबा दिया जाता है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। To get a handle on current constitutional practice, to grasp their values and meanings, we have no options but to go back in the time of Constituent Assembly debates, perhaps even further back in the time of colonial era. Therefore, we need to remember and keep revising the political philosophy underlying our constitution. अगर हम बात करें आज का जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके लिए हमें पीछे जाना ही पड़ेगा, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पूरी डिबेट्स को देखना होगा, क्योंकि जो हमारे आज के समय के जो हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं कि हम लोग अपनी सारे बैकग्राउंड को भूल चुके हैं, उसे हमें दोबारा जगाना होगा। हमें कॉलोनियल एरा में जाना होगा और हमें देखना होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, इसका फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो हमें अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को हमेशा याद रखना चाहिए और रिविज़िट करते रहना चाहिए। और इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा संविधान सीरीज बाय राज्यसभा टीवी। इट इज़ अ ग्रेट सीरीज एंड यू विल गेट टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना सिर्फ लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, एलिटरी मीन्स इक्वालिटी की बात करता है, सेकुलर है, वो कई सारी चीज़ों के लिए, सारी कम्युनिटीज़ के लिए ओपन है, सारे रिलीजन्स, माइनॉरिटी सबके लिए इक्वल है। और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे हिस्ट्री में उन्हें हमने एडवांटेज देने की कोशिश की और एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, सोशल जस्टिस की बात करता है, जिसकी वजह से वो जो बेस होते हैं नेशनल यूनिटी का, तो इसकी वजह से हम क्लियर एम्फसाइज करते हैं पीसफुल डेमोक्रेटिक मेजर्स पे, ताकि हम अपनी फिलॉसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की उन्हें हम प्रैक्टिस में ला सकें। तो अब हम इसी के बेसिस पे एक कार्टून देखेंगे। रीड द कार्टून ऑन द एनसीईआरटी पेज नंबर 225 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू दिस इमेज। तो इस इमेज में आप देख सकते हो अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स हैं और जो अंपायर हैं वो कौन बने हैं, डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेसी है वो चेक एंड बैलेंस रखती है सारी पार्टीज़ पे, और एक गेम में जैसे अंपायर रूल्स का ध्यान रखता है वैसे ही जो डेमोक्रेसी होती है एक देश की नेशनल यूनिटी का ख्याल रखती है। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट।
The cartoon is representing the national unity, the self-determination, the which democracy is leading. Who is playing the role of empire? The democracy is playing the role of empire. Why democracy is referred to as an empire? मैंने आपको बताया है कि डेमोक्रेसी को हम एम्पायर क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो एक फेयर देता है, वो किसी को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके अगर हम आंसर्स की बात करें तो इसका आंसर होगा कार्टून रिप्रेजेंट्स आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड सेक्शंस प्लेइंग टुगेदर। इसमें पार्टीज दिखाई गई हैं जैसे सरदार जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग, कैपिटलिज्म के लोग एंड अलग अलग तरीके के लोग। तो अगर हम बात करें कि जो डेमोक्रेसी है वो एक अंपायर का रोल प्ले कर रही है, और इसे हम इसलिए डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, हेंस एवरीवन मींस सबको एक इक्वल चांस मिल रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने की कोशिश करती है। तो इसी के साथ हम अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बनाया गया था 1949 1915 से जो हमारे इफ़ेक्ट में आया, उसके क्या क्या इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं, इस वीडियो में हम 3 एक्सपेक्ट्स की बात करेंगे। इंडिविजुअल के फ्रीडम की, सोशल जस्टिस की, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। बाकी के जो 4 टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंडिविजुअल फ्रीडम। तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिटेड होता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इंडिविजुअल के फ्रीडम को बचाता है। जो ये कमिटमेंट है वो ऐसे ही नहीं आ गई कि हमने बात की टेबल्स पे, तो मीन्स इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूस इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी एज वेल एज ओवर अ सेंचुरी। अगर हम बात करें इंडिविजुअल के फ्रीडम की, इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हर किसी के लिए उसका फ्रीडम बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को प्रॉपर फ्रीडम ना मिले तो नेशनल यूनिटी तक पे खतरा आ सकता है। तो इंडिविजुअल फ्रीडम मैटर्स अ लॉट। अगर हम बात करें इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए कई सारे प्रोग्राम्स किए थे, प्रोटेस्ट किए थे अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। उन्होंने कहा था कि जो एक स्टेट होती है रिस्पॉन्सिव होती है एक इंडिविजुअल की नीड्स के लिए, और उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए उनकी नीड्स को। तो स्टेट मस्ट परमिट अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन, मीन्स लोगों को जागरूक करने के लिए उनकी फ्रीडम पे बात ना आए, इसलिए हमें लोगों को लिबर्टी मीन्स फ्रीडम देना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। तो जो इंडियंस हैं कंटिन्यू टू डिमांड फॉर फ्री प्रेस थ्रू आउट द ब्रिटिश रूल। अगर हम बात करें क्लास 10th में जाके बात करें प्रिंट कल्चर की, तो हमने बात की थी कि इंडिया में जो प्रिंटिंग है उसने कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिशर्स ने आयरिश प्रेस लॉ के थ्रू कैसे हमारे जो पब्लिकेशंस हाउस थे उन्हें दबाया था। लेकिन जो राम मोहन रॉय थे उन्होंने बात कही थी कि इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ वेरी मच नेसेसरी। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स हम अपने आप को किससे एक्सप्रेस करते हैं, वो एक इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट मीन्स अगर हम रॉलेट एक्ट की बात करें, रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट के पास पूरी पावर आ जाती थी किसी भी इंसान को विदाउट ट्रायल उसके बेसिक फ्रीडम्स को छीन के उसे जेल में डाल दिया जाए। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, एक डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें किसी के भी पास इतनी राइट्स नहीं होते कि कोई भी किसी एक इंडिविजुअल के फ्रीडम को ख़त्म कर सके, इसलिए इंडिविजुअल फ्रीडम मैटर्स अ लॉट। सो नेक्स्ट हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिबरल कैरेक्टर की तरह रोल प्ले करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ होती हैं वो इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए ज़रूरी होती हैं। It might be recalled that for over 40 century before adoption of constitution, every single resolution, scheme, bill, report of National Indian Congress mentioned individual rights. हर कोई इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में बात करता है क्योंकि इंडिविजुअल के राइट्स मैटर्स अ लॉट। तो अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल जस्टिस। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें कि किसी भी कम्युनिटी के लिए
सोशल जस्टिस मैटर्स अलॉट। सोशल जस्टिस का सीधा मतलब होता है कि जो कम्युनिटी हो उसके हर एक मेंबर को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले किसी भी जॉब के लिए। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल है। लिबरल इन द सेंस वो हर एक कम्युनिटी को, हर एक सोशल ग्रुप को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है। उन कंट्रीज़ की तरह नहीं, उन क्लासिक वेस्टर्न सेंस की तरह नहीं जो सिर्फ एक कम्युनिटी, एक इंडिविजुअल को ही सोशल जस्टिस दे, बाकी कम्युनिटीज़ को हटा दे, बिल्कुल आप कह सकते हो दूर ही कर दे अपने देश से। जैसे नाजीज़ के समय पे हुआ था जर्मनी में, ओनली प्योर नोमैडिक आर्यन रेस बनाने के लिए उन्होंने बाकी जो जूइश पीपल थे उन सबको हटा दिया, मार दिया गया था। तो वैसे ही हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है। और सोशल जस्टिस का बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था कई सालों की जंजीरों को तोड़ने के बाद बना था, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो जो इनजस्टिस होता था दलित्स के साथ, सोशल शेड्यूल कास्ट के साथ, शेड्यूल ट्राइब के साथ, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए। कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया गया कि उनके राइट्स को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा पॉसिबल किया है फॉर द सोशल शेड्यूल caste and scheduled tribes and socially backward classes that they can apply in the public sector jobs, and they can get the jobs if they have some little bit of marks, because वो जब ये बनाया गया था 10 साल के लिए बनाया गया था ताकि जो लोग सोशली और बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आगे लाया जा सके। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए लेजिस्लेचर में उनके लिए सीट्स भी रिजर्व की गई थी। अगर हम एक केस स्टडी की बात करें अगर हम बात करें के.एम. पानीकर के बारे में, तो उनके हिसाब से जो इंडियन लिबरलिज्म है, इंडिया में जो लिबरलिज्म है, फ्रीडम की जो भावनाएं हैं, दो स्ट्रीम्स में। पहली जो स्ट्रीम है वो राजा राम मोहन रॉय की है, जो इंडिविजुअल के राइट्स पे एम्फसाइज करते हैं, जो राइट टू वुमेंस के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। मतलब वो बात करते हैं वुमेंस के फ्रीडम के बारे में, वुमेंस को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और इंडिविजुअल की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और जो सेकंड स्ट्रीम है वो के.सी. सेन, जस्टिस रेंडे और स्वामी विवेकानंद की है। उन्होंने क्या किया था कि सोशल जस्टिस लाई थी हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में। हिंदुइज्म में पहले माना जाता था 4 होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रास, लेकिन उन सारी जंजीरों को तोड़ के इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए उन्होंने कई सारे सोशल जस्टिस लाने के लिए कई सारे मूवमेंट्स किए। विवेकानंद के हिसाब से सच अ रिकॉर्डिंग ऑफ हिंदू सोसाइटी कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट लिबरल प्रिंसिपल्स। अगर लिबरल प्रिंसिपल्स, लिबर्टी के प्रिंसिपल्स नहीं होते तो ये बहुत मुश्किल था हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स इक्वालिटी लाना, बिकॉज बहुत वास्ट हो जाता है अगर हम बात करें हिंदू की बात करें तो, हिंदुइज्म की बात करें तो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। हमें पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल रिस्पेक्ट्स की बात करता है बिटवीन द कम्युनिटीज़। कोई भी एक कम्युनिटी हमारी कंट्री के लिए बड़ी नहीं हो जाती, कोई भी एक कम्युनिटी हमारी कंट्री के लिए छोटी नहीं हो जाती। ऑल कम्युनिटीज़ आर इक्वल। अगर हम बात करें कि जो कम्युनिटीज़ हैं, दिस वॉज नॉट ईजी फॉर अ कंट्री, बिकॉज जो कम्युनिटीज़ हैं उनके इक्वल रिलेशंस हमेशा से रहे नहीं थे। वो मानते थे कि उनका हायरार्कियल रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हायरार्कियल था कि यह काम बने हैं तो यही लोग करेंगे, उसके आगे कोई कर ही नहीं सकता। तो अगर हम बात करें कि जो जब बनाया जा रहा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये माना गया था कि इक्वालिटी लानी चाहिए, लेकिन ये इजी नहीं था क्योंकि जो लोग थे वो हायरार्कियल चाहते थे। अपर कास्ट के जो लोग थे वो हायरार्कियल रिलेशनशिप चाहते थे। सेकंड, जब ये कम्युनिटीज़, व्हेन दीज कम्युनिटीज़ डू सी ईच अदर एज इक्वल, दे वो राइवल्स बन जाती हैं जब एक दूसरे को देखती हैं इक्वल। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एक्स कम्युनिटी और एक वाई कम्युनिटी है और दोनों के बीच में लड़ाई है, तो अगर एक्स को इक्वल राइट्स हैं, वाई को भी इक्वल राइट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से ज़रूर लड़ेंगी। It was important to ensure that no community systematically dominate each other. For example,
आई एम जस्ट टेकिंग अ एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, चाइना, चलो चाइना, चाइना में जो चाइनीज़ लोग हैं, मुस्लिम्स भी कम्युनिटी है, लेकिन ऐसा देखा जाता है, हम बात करें चाइना में जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो हाल बद से बदतर है, लेकिन डोमिनेट कर रहे हैं जो कम्युनिटीज़ हैं। और हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में भी ऐसा है कि जो एक कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी को बिल्कुल ही डोमिनेट कर देती है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जो प्रिविलेज मिला, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स की बात करता है कि ऑल कम्युनिटीज़ आर इक्वल। It would have been very easy to resolve these problem, but by not recognizing communities means हर एक कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज हम नहीं कर सकते थे, तो हमने सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल बना दिया ताकि, बट दिस वुड हैव बीन अनवर्केबल अगर हम किसी कम्युनिटी को ऊपर बना दें, हायरार्कियल पोजीशंस देने टॉप की, तो ऐसे तो कंट्री कभी भी यूनाइटेड हो ही नहीं सकती थी। ये अनडिज़ायरेबल था और ये वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो इंडिया है उसमें कई सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ है। इंडिया जो है एक लैंड है मल्टीपल कल्चरल डाइवर्सिटी का। अगर हम बात करें कि जर्मनी और फ्रांस में एक कम्युनिटी जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिटी वो टॉप पे रहती है, बाकी सब कम्युनिटीज़ को वो लोग देखते भी नहीं हैं। लेकिन फॉर इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल डाइवर्सिटी, और इंश्योर करने के लिए कि कोई भी एक कम्युनिटी डोमिनेट ना करे दूसरी कम्युनिटी के, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स बनाए गए हैं, फॉर द कम्युनिटी बेस्ड राइट्स बनाए गए हैं। तो इंडिविजुअल की फ्रीडम तो नेसेसरी है ही, उसके साथ सोशल जस्टिस एज वेल एज हम बात करें कम्युनिटी माइनॉरिटी राइट्स मैटर्स अ लॉट। फिर अगर हम बात करें वन सच राइट इज़ द राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़। अगर हम बात करें आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 से 28 में बोला गया है कि एवरीवन in India belongs to India can profess or not profess any religion according to his comfortability, means अगर वो चाहे तो कोई भी रिलीजन फॉलो करे, ना चाहे तो कोई भी ना करे, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी को भी फोर्स नहीं करता है कि वही रिलीजन फॉलो किया जाए, बिकॉज all the religions are equal as per the constitution. The provision shows that Indian constitution does not see any religion merely private matters, means जो Indian constitution है किसी को भी अपना मेन नहीं समझता है, all communities, all religions are equal. ओके, आर्टिकल 25 से 28 में अगर हमने इसकी बात की थी, तो आज हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें हमने अगर हम बात करें पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की, डिफरेंट एक्सपेक्ट्स की बात की कि पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, और हमने डिफरेंट एक्सपेक्ट्स देखे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बाकी के जो बचे 4 हैं, लिमिटेशंस हुए, क्रिटिसिजम्स हुए, हम वो भी पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सोशल अभिलाषा। थैंक यू।